डॉक्टर प्रताप सहगल के लिखे नाटक अन्वेषक की दूसरी और अंतिम कड़ी। निर्देशन और प्रस्तुति काजल सूरी। अभी तक आपने सुना कि आर्यभट्ट, जो कि प्राचीन भारत के एक महान गणितज्ञ थे, उन्होंने ये घोषित किया था कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। और अब आगे गुप्त वंश के सूर्य, धर्म के रक्षक, कला मित्र सम्राट बुद्ध गुप्त पधार रहे हैं। महामात्य, सभा की कार्यवाही आरंभ की जाए। सम्राट की जय हो। आज आचार्य आर्यभट्ट आपके सम्मुख अपने शोध निष्कर्षों की घोषणा करना चाहते हैं। चिंतामणि, तैयार हो ना? हाँ, तुम भी तैयार हो ना? हाँ। चिंतामणि जी, आप चूड़ामणि से जो वार्तालाप कर रहे हैं वो हम भी तो सुने। सम्राट। कलाविद सम्राट बुद्ध गुप्त की जय हो। हम दोनों आपकी सेवा में निवेदन करना चाहते हैं कि आर्यभट्ट की घोषणाओं पर हमें इसी सभा में विचार करने का अवसर दिया जाए। जी सम्राट। आचार्य आर्यभट्ट, आपका क्या मत है? सम्राट, मैं जानता हूं संस्कृति, कला, ज्ञान विज्ञान के प्रसार के लिए आप गुप्त सम्राटों की परंपरा का निर्वाह कर रहे हैं। मेरे मन में केवल इतना संकोच है कि आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है। मेरे स्वास्थ्य की आप चिंता न करें। विद्वानों के वाद विवाद को सुनकर मेरा मनोविनोद होगा। अवश्य, जैसा आप उचित समझें। मेरे लिए क्या आदेश है? आप अपने अन्वेषण का विस्तार से उल्लेख करें। मैं जब बहुत छोटा था सम्राट, तभी मुझे अच्छी तरह से याद है, ये नक्षत्र मुझे अपनी ओर आकर्षित करते थे। मुझे लगता जैसे वो मौन स्वरों में मुझे निमंत्रण दे रहे हो। आओ आओ, हमें पढ़ो, आओ हमें पढ़ो। और मैं रात्रि भर जाग जाग कर उन नक्षत्रों को लाखों योजन दूर बैठा पढ़ने का प्रयास करता, थक कर सो जाता। तब भी सूर्य, चंद्रमा, बुध, मंगल और न जाने कितने नक्षत्र और ग्रह मेरे स्वप्न लोक का हिस्सा बनते। मुझे लगता जैसे ये ब्रह्मांड मुझे चुनौती दे रहा हो, मुझे पढ़ो, मुझे पहचानो। और मैंने ये चुनौती स्वीकार कर ली। आर्यभट्ट, लगता है आप अभिनय कला में भी निष्णात हैं। हाँ, भरत, भास, कालिदास सभी हमारी धमनियों में बहते रक्त का अंश हैं। हमारे हृदय का स्पंदन है और परंपरा से मिली विरासत। परंपरा का ही निषेध करने वाले व्यक्ति को परंपरा की बात शोभा नहीं देती सम्राट। अन्वेषण परंपरा का निषेध नहीं, उसका विकास है। कोई भी अन्वेषक तब तक अन्वेषण कर ही नहीं सकता जब तक वो परंपरागत मूल्यों, मानों और निष्कर्षों पर प्रश्न चिन्ह न लगाए। वाह वाह आर्यभट्ट, वाह। सम्राट, अन्वेषक महोदय अपना अन्वेषण घोषित भी तो करें। अवश्य। सभा में आने से पूर्व मैंने ग्रहण लगने की घोषणा सुनी थी सम्राट। सम्राट, परंपरा से चले आ रहे शास्त्रोक्त राहु केतु के कारण ग्रहण लगने का सिद्धांत मिथ्या है। क्या कहना चाहते हो? चंद्र की छाया पृथ्वी पर पड़ती है तो सूर्य ग्रहण होता है, और जब पृथ्वी की छाया चंद्र पर पड़ती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ये क्या बात है? ये तो कोई बात नहीं। सम्राट बुद्धगुप्त, क्षमा करें, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आर्यभट्ट अपनी इन निरर्थक घोषणाओं से हमारी आस्था को खंडित करना चाहते हैं। आस्था का कोई आधार होना चाहिए।
सम्राट से हमारा निवेदन है कि आर्यभट्ट के इस प्रलाप को यहीं बंद किया जाए। सम्राट, पहले हम आचार्य की बातों को सुन तो लें। पहले सुन लेना चाहिए। सभा में अव्यवस्था न फैलाई जाए और आचार्य आर्यभट्ट को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। सम्राट, अनर्थ हो जाएगा। इसकी चिंता आप हम पर छोड़ दें। हाँ तो आचार्य। सम्राट, हम आज तक ये मानते आए हैं कि पृथ्वी शून्य में स्थिर है और ब्रह्मांड इसके चारों ओर घूमता है। ये भी मिथ्या ज्ञान है। तो सत्य ज्ञान क्या है? हाँ, बताओ 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 बताओ। सत्य ज्ञान बताइए। सत्य ज्ञान ये है सम्राट कि पृथ्वी स्थिर नहीं है, हाँ? बल्कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पूर्व की ओर घूमती है सुन लो। और दूसरी गति से ये सूर्य की परिक्रमा करती है। घोर कलयुग। क्षमा करें सम्राट, इस सभा में चर्चा न हो सकेगी। मेरी बात समझने वाला यहाँ कोई नहीं। ये लाटदेव और निशंकु समझते हैं। यही मेरे काम को आगे बढ़ाएंगे और शायद आने वाली पीढ़ियां मेरे अन्वेषण का लाभ उठा सकें। आने वाली पीढ़ियां? आने वाली पीढ़ियां आपके इस तथा कथित अन्वेषण का उपहास करेंगी। हाँ, आचार्य चूड़ामणि ठीक कह रहे हैं सम्राट। आर्यभट्ट का ये अन्वेषण न आज स्वीकार्य है न कल होगा। आपको तो ना आज की मनीषा पर विश्वास है, ना ही आने वाली पीढ़ियों के विवेक पर। हाँ? सम्राट, क्या हमें यह अधिकार है कि हम आने वाली पीढ़ियों के विवेक पर आज टीका टिप्पणी करें? अधिकार हमें यह है आर्यभट्ट कि हम उचित दिशा की ओर संकेत करें। मिथ्या ज्ञान प्रचारित करने का हमें अधिकार नहीं होना चाहिए सम्राट। आचार्य चूड़ामणि, संभवतः वर्तमान हमें यह अधिकार नहीं देता कि हम ये आज ही निर्णय कर लें कि भविष्य क्या स्वीकार करेगा क्या नहीं। हाँ, आचार्य आर्यभट्ट, हम आज आपके अन्वेषण को समझने का प्रयास अवश्य करेंगे। सम्राट, पृथ्वी अगर घूमती है तो फिर हम इस घूमती पृथ्वी पर खड़े कैसे हैं? नीचे क्यों नहीं गिर जाते? बोलिए आचार्य आर्यभट्ट, आपके पास इस प्रश्न का क्या उत्तर है? उत्तर दीजिए। आचार्य आर्यभट्ट, क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है? दिन और रात इसी कारण से होते हैं। मैंने तो पृथ्वी की गति का भी अध्ययन कर लिया है और मेरे मत में पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 घंटे 56 पल और 4.1 क्षण में पूरा चक्कर लगा लेती है। शेष बात रही पृथ्वी की परिक्रमा की, तो आती जाती ऋतुएं ही इसका प्रमाण है। घोर कलयुग सम्राट, घोर कलयुग। हमने आज तक यही पढ़ा है सम्राट कि सूर्य उदयाचल से उदय होता है और अस्ताचल में अस्त। मैं जानता हूं। जानते हुए भी सम्राट, ये सर्वथा अनुचित है। हमारा अनुरोध केवल इतना है कि इन अन्वेषणों को जनता में लाने से पूर्व विद्वत परिषद से पारित करवा लिया जाए, अवश्य, ताकि नालंदा विश्वविद्यालय के स्वर्णिम इतिहास की छवि धूमिल ना हो। नालंदा विश्वविद्यालय की छवि? कौन कर रहा है धूमिल इस छवि को? चिंतामणि जी, जब आर्यभट्ट ने गणित में शून्य का दशमलव सिद्धांत का अन्वेषण किया था, आपने तथा अनेक दूसरे लोगों ने तब भी इसका विरोध किया था। लेकिन आज गणित शून्य और दशमलव सिद्धांत से सभी विश्वविद्यालयों में पढ़ाया जाता है और सब जानते हैं कि इससे समाज को, गणित को कितना लाभ हुआ है। सम्राट, कुछ लोग केवल विरोध करने में ही पराक्रम का अनुभव करते हैं। आपने प्रमाण की बात की, तो उसके लिए तो कोई भी वेधशाला में बैठकर प्रयोग करके इसका अनुभव कर सकता है, लेकिन वेधशाला में बैठने का समय किसके पास है? आर्यभट्ट, आप मिथ्या ज्ञान प्रचारित करके वेद वेदांग और बड़े बड़े ऋषि महर्षियों के ज्ञान और विवेक का उपहास कर रहे हैं और ये हम नहीं होने देंगे। आचार्य चूड़ामणि, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती और विवेक का उपहास
हो ही नहीं सकता। आप यही तो कर रहे हैं। सर्वथा नहीं, कर भी रहे हैं और नकार भी रहे हैं। नकार भी तो रहे हैं। बताइए ये कौन सा युग है? बताइए। हम कलयुग में रह रहे हैं और इसे प्रारंभ हुए 1,83,602 वर्ष हो चुके हैं और पूरे युग की आयु 43,20,000 वर्ष है। शेष अनुमान आप स्वयं लगा सकते हैं। आपके अन्वेषण इस देश और फिर विश्व के कोने कोने में पहुंच सके, इसके लिए हम चाहते हैं कि आप अपने सिद्धांतों को सूत्रबद्ध करके प्रचारित करें और विद्वत जन अपनी सम्मति दे सके। सम्राट, पहले इसे विद्वत परिषद से पारित तो होने दें। वो भी होगा, पहले हम तो समझ लें। मेरे शिष्य पांडुरंग स्वामी, लाटदेव और निशंकु मेरे सिद्धांतों को समझते हैं। प्रतिभाशाली भास्कर की अपनी मान्यताएं हैं, फिर भी वो इन्हें समझते हैं। पांडुरंग कामरूप की यात्रा पर है। लाटदेव और निशंकु मेरे साथ हैं। उनकी सहायता से मैंने कुछ लिखा है। लाटदेव, निशंकु। जी गुरुदेव जी। सम्राट बुद्धगुप्त, गुरुदेव ने अपने सिद्धांतों को 4 भागों में सूत्रबद्ध करवा दिया है। कौन से 4 भाग हैं? हम भी तो सुने। आप कुछ बोलने का अवसर भी तो दें। ये हैं दश गीतिका, गणितपाद, काल क्रियापाद एवं गोलपाद। विस्तार से कहो वत्स, इन भागों में किन सिद्धांतों का प्रतिपादन है? सम्राट, वस्तुतः गुरुदेव द्वारा रचित आर्यभटीय के ही 4 खंड हैं। फिर भी संक्षेप में प्रथम खंड दश गीतिका है। इसकी पहली आर्या में वंदना और विषय निर्देशन है। ये कौन सी नई बात है? हर रचना का प्रारंभ वंदना से ही से होता है। लेकिन गुरुदेव ने वंदना में ही अपनी प्रतिभा का व्यय नहीं कर दिया। दूसरी आर्या में स्वरों एवं व्यंजनों की सहायता से बड़ी संख्याओं को लिखने की विधि है। फिर 10 आर्याओं में ब्रह्म के 1 दिन का परिमाण, आकाशीय पिंडों के मगण, उनके मंद वृत्त तथा शीघ्र वृत्त की परिधियां, उनकी कक्षाओं का पारस्परिक झुकाव और 24 अर्धज्याओं के मान दिए गए हैं। निशंकु, तुम गणितपाद के संबंध में कुछ कहो। जी गुरुदेव, गणितपाद में गणित संबंधी कुछ नियम हैं। बीज गणित और रेखा गणित से संबंधित प्रश्न भी हैं। निशंकु जी, ये तो आपने साधारण रूप से कह दिया, पर ये बताइए वस्तुतः इनमें है क्या? आप तो स्वयं विद्वान हैं आचार्य। आर्यभटीय का एक बार अध्ययन कर लें, आपकी इन शंकाओं का समाधान भी हो जाएगा। बहुत उद्दंड हो रहे हो निशंकु। विद्वानों की ये नोक झोंक भी अच्छी लगती है। हाँ तो निशंकु, शेष 2 भागों में क्या है? सम्राट, काल क्रियापाद और गोलपाद में ज्योतिष संबंधी नए अन्वेषण हैं। 121 आर्याओं के इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को आर्यभटीय कहा जाता है। आचार्य आर्यभट्ट, आपकी तरह से आपके शिष्य भी कुशाग्र बुद्धि हैं। ये आपके कार्य को अवश्य ही आगे बढ़ाएंगे। 23 वर्ष की अल्पायु में ही आपने इतना महत्वपूर्ण कार्य किया है। नए अन्वेषण किए हैं। शून्य और दशमलव के प्रयोग और महत्व को सहजता से समझा दिया है। इसके लिए यह समाज आपका ऋणी रहेगा। आचार्य चिंतामणि, यह तो हर्ष का विषय होना चाहिए कि ऐसी महान विभूति ने पाटलिपुत्र में जन्म लिया। मैं जानता हूं महाराज कि आचार्य चिंतामणि और आचार्य चूड़ामणि दोनों विद्वान हैं, लेकिन छोटे छोटे स्वार्थ व्यक्ति को कभी कभी आगे बढ़ने से रोकते हैं। कालिदास ने भी कहा है, सभी नया अच्छा नहीं होता और सभी पुराना त्याज्य नहीं होता। विद्वान व्यक्ति मूल्यांकन करने के बाद ही स्वीकार या अस्वीकार करता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि वे इन अन्वेषणों का भी अध्ययन करके ही अपना निर्णय दें। सम्राट, आज मैं आर्यभटीय इस सभा के माध्यम से समाज को समर्पित करता हूं। धन्य हो। आप आचार्य नहीं, आचार्य शिरोमणि कहलाने के अधिकारी हैं आर्यभट्ट।
सभासदों, आप जानते हैं कि हूणों के आक्रमण की आशंका अभी भी बनी हुई है और जब कोई किसी देश पर आक्रमण करता है तो उसका सबसे पहला प्रयास यही होता है कि वो वहां की संस्कृति, धर्म और ज्ञान के आगार को नष्ट कर दे। मेरे पूर्वजों ने अपनी दूरदर्शिता से इन सब का संचय किया है और सदियों से पाटलिपुत्र संस्कृति, शिक्षा और ज्ञान का केंद्र बना हुआ है। आर्यभट्टीय के विशद अध्ययन के लिए इसकी प्रतिलिपियां प्रचारित की जाएं। ये राज्यादेश है। महाराज बुद्धगुप्त की जय, आचार्य शिरोमणि आर्यभट्ट की बोलना। क्षमा करें सम्राट, हम इस निर्णय से सहमत नहीं हैं। हमसे तात्पर्य? हम दोनों और हमारे साथ इस सभा में उपस्थित विद्वद्जन महाराज। आचार्य चिंतामणि, आप जानते हैं क्या कह रहे हैं आप? इतना कि इन तथाकथित अन्वेषणों को सार्वजनिक बनाने से पूर्व इन्हें नालंदा विश्वविद्यालय की विद्वत परिषद के सम्मुख रखा जाए। अवश्य। क्षमा करें सम्राट, विश्वविद्यालय से संबंधित कार्यों पर निर्णय अगर इस सभा में ही लिए जाने हैं तो अच्छा हो विद्वत परिषद को भंग कर दिया जाए। शुद्ध स्वर्ण को अग्नि से आशंकित नहीं होना चाहिए सम्राट। राज्यादेश की अवमानना करना मेरा उद्देश्य नहीं, पर हमारी सम्मति पर विचार कर लेने से आपके ही यश की श्रीवृद्धि होगी। अवश्य सम्राट। आचार्य आर्यभट्ट, आपको कोई आपत्ति? न पहले थी न अब है। कोई भी राज्यादेश जनादेश से दूर नहीं होना चाहिए। इसी विचार से इन अन्वेषणों को विद्वत परिषद के सामने रखने की व्यवस्था की जाए ताकि इस आदेश को स्थगित किया जाए। महामात्य विद्वत परिषद की बैठक शीघ्र ही बुलाने के लिए कुलपति को निर्देश दें। सम्राट बुद्धगुप्त की जय! सम्राट बुद्धगुप्त की जय! न्याय के बख्तर गुप्त साम्राज्य की जय! अध्यक्ष महोदय, सभा की कार्यवाही प्रारंभ की जाए। जी, हमारी इच्छा तो थी कि इस बैठक में आर्यभट्ट भी उपस्थित रहते, लेकिन उन्होंने अपनी असमर्थता व्यक्त की है। तो विद्वत परिषद के सम्माननीय सदस्यों, आज हम आर्यभट्ट के महत्वपूर्ण शोध निष्कर्षों पर विचार करने और कोई निर्णय लेने के लिए बैठे हैं। बैठक में उपस्थित सभी सदस्यों को निष्कर्षों की पूर्व सूचना विस्तार से दी जा चुकी है। अब आप अपना मंतव्य रख सकते हैं। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि शताब्दियों से लोग विश्वास करते हैं सूर्य उदयाचल से निकलता है और अस्ताचल में अस्त होता है। हमारे महान ऋषि मुनियों ने घोर तपस्या करके अपने तृतीय नेत्र की शक्ति से यह निष्कर्ष प्राप्त किया, राहु केतु का सिद्धांत प्राप्त किया, और आज हम इसे मिथ्या मान ले। हम मिथ्या मान लें कि समय में व्यवधान आता है, हम मिथ्या मान लें कि प्रलय होती है। हमारा साहित्य, हमारी संस्कृति, हमारा दर्शन सभी साक्षी हैं इस बात के कि हमारा प्रलय सिद्धांत हो या समय में व्यवधान सिद्धांत, सभी सत्य ज्ञान पर आधारित हैं। और आज हम इन्हें मिथ्या मान लें क्योंकि आर्यभट्ट ने ऐसा सोचा है। माननीय अध्यक्ष महोदय और मेरे विद्वान मित्रों, आर्यभट्ट के निष्कर्ष परंपराओं में कुछ जोड़ते हैं, कुछ घटाते हैं। मैं विद्वान मित्रों का ध्यान वेदों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वैदिक काल में भी पृथ्वी के गोल होने की बात कही गई है। आर्यभट्ट ने गति नाप कर उसे प्रमाणित किया है। यह तो एक बड़ी उपलब्धि है ना? मुझे तो आर्यभट्ट की प्रतिभा पर आश्चर्य होता है कि उन्होंने अर्धज्या का सही मान निकालकर व्यास की परिधि नापने का अद्भुत उपाय सामने रखा है। दशमलव सिद्धांत, शून्य का प्रयोग, न जाने कितनी ही उपलब्धियां हैं
जो आर्यभट्ट के नाम के साथ ही अंकित होंगी। इसलिए मैं प्रस्ताव रखता हूं कि हमें आर्यभट्टीय को स्वीकार करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, हम सब ने आर्यभट्टीय का अध्ययन मनोयोग से किया है। मूलतः मैं इन निष्कर्षों से सहमत हूं और अपने विद्वान मित्रों चूड़ामणि और चिंतामणि जी से अनुरोध करता हूं कि वे व्यक्तिगत कारणों और छोटे-छोटे स्वार्थों से ऊपर उठे। अध्यक्ष महोदय, ये हम पर व्यक्तिगत आक्षेप है। हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। परिषद की कार्यवाही से इस टिप्पणी को निकाल दिया जाए। अध्यक्ष महोदय, अपनी व्यवस्था दें। ठीक है, ठीक है, ठीक है, व्यवस्था बनाए रखें। कृपया शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सभी को अवसर दिया गया है। जो सदस्य आर्यभट्ट के निष्कर्षों से सहमत है वे अपना मत दें। हमारे मत का गला घोंटा जा रहा है। मैं इस सदन का बहिष्कार करता हूं। मैं भी बहिष्कार करता हूं। मैं लोगों के पास जाऊंगा। सुनिए, अरे रुकिए श्रीमान, श्रीमान रुकिए, शांति बनाए रखें। अध्यक्ष महोदय, आर्यभट्टीय के अध्ययन के लिए सदस्यों को कुछ समय और दिया जाना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आप सभी माननीय सदस्यों की सम्मति हो तो अपने इन 2 सदस्यों की भावनाओं का ध्यान रखते हुए 3-4 दिन का समय दिया जा सकता है। उचित है, यही उचित है। ठीक है, अगर सभी सदस्यों की यही राय है तो 3-4 दिन बाद पुनः बैठक होगी। चलो भाई, आज तो चलो सम्राट, मैंने आपको भी संकट में डाल दिया है। गुप्त साम्राज्य अभी इतना क्षीण नहीं हुआ आचार्य कि इन छोटी छोटी दुर्विसंधियों से हम संकट में पड़ जाएं। मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि मेरे शोध निष्कर्षों की प्रतिक्रिया इतनी हिंसात्मक हो सकती है। सम्राट बुद्धगुप्त की जय हो। सम्राट की जय हो। दोनों आचार्यों की वाणी में आए परिवर्तन को हम लक्ष्य कर रहे हैं। ऐसा नहीं है नहीं सम्राट। महाराज। तो क्या है? हमारे सभी तर्क व्यर्थ हुए सम्राट। तो आपने शक्ति का सहारा लिया और शक्ति भी हमारी प्रजा की। अब जानते हैं कि आप दोनों पर हमारी प्रजा को भ्रमित करने का आरोप लगाया जा सकता है, और ये देख रहे हैं आप, आर्यभट्ट के मस्तक पर लगी चोट, ये चोट आर्यभट्ट के मस्तक पर नहीं, हमारे मस्तक पर लगी है। हमें इसका खेद है सम्राट, लोग हमारे वश में नहीं रहे। ये आपका भ्रम है, ये आपका भ्रम है। अपनी प्रजा को हम जानते हैं, अच्छी तरह जानते हैं। आप दोनों ने हमारी प्रजा को भ्रमित किया है, इसके लिए आप दोनों पर अभियोग चलाया जा सकता है। इसका मूल कारण आचार्य आर्यभट्ट है सम्राट, आप हम नहीं। आप कहना क्या चाहते हैं? सम्राट, हमारा नहीं तो बाहर खड़े हजारों लोगों का स्वर सुनिए। आर्यभट्ट की सुरक्षा और दूसरी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आचार्य आर्यभट्ट को इस देश से निर्वासित कर दिया जाए। हमने आपका खेल समझ लिया है, इसका दंड आपको मिलेगा सम्राट। अवश्य मिलेगा। महामात्य जी महाराज। चूड़ामणि और चिंतामणि को देशद्रोह के आरोप में कारागार में डाल दिया जाए। हमें क्षमा करें महाराज। जो आज्ञा महाराज। महामात्य जी महाराज। आर्यभट्टियों को प्रचारित करवाया जाए। अरे आचार्य आर्यभट्ट दिखाई नहीं दे रहे। सम्राट, सम्राट की जय हो। क्या हुआ लाटदेव, फिर कोई अनिष्ट? गुरुदेव, गुरुदेव। क्या हुआ है उन्हें? चले गए। चले गए? कहां? पता नहीं। ये पत्र है। पत्र? क्या लिखा है? पढ़ो।
प्रिय लाटदेव और निशंकु, जो भी हो सकता था मैंने किया। संभवतः अब कोई और रहस्य मुझे बुला रहा है। जय घोष या विरोध के स्वर मेरे लिए दोनों एक ही समान हैं। मुझे वास्तव में हर्ष होता है जब मैं अन्वेषण के पथ पर कोई छोटा सा सूत्र, कोई छोटी सी उपलब्धि प्राप्त कर लेता हूं। मैं एक अन्वेषक हूं, अन्वेषक जो सत्य के सामने मिथ्या ज्ञान और मिथ्या अभिमान को स्वीकार नहीं करता। अन्वेषक जिसकी राहें दुर्गम और लंबी होती हैं। अन्वेषक चरैवेति करता हुआ निरंतर चलता रहता है, ज्ञान की ओर, सत्य की ओर। बस मेरी तो यही कामना है, आने वाले युगों में लोग मुझे एक अन्वेषक के रूप में याद करें, केवल एक अन्वेषक। अभी आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रताप सहगल के लिखे नाटक अन्वेषक की दूसरी और अंतिम कड़ी। भाग लेने वाले कलाकार थे कीमती आनंद, योगेंद्र टिक्कू, सिद्धार्थ, एस.एम. शरीफ, हर्ष बाला खन्ना, सुनील लोहिया, हर्ष अरोड़ा, राघवेंद्र तिवारी, ब्रिज मोहन यादव और राजेश कंबोज। निर्देशन था काजल सूरी का।